हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी में ऑप्शनल विषय का चयन कैसे करें, किन किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल के चयन के दौरान और क्या क्या गलतियां होती है ऑप्शनल के चयन में। तो पहले शुरुआत हम लोग गलतियों से करते हैं, क्योंकि गलतियां पहले होती है और अच्छी काम बाद में होती है। तो क्या गलतियां होती है ऑप्शनल के चयन करने के दौरान और उस गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है ऑप्शनल के चयन में, सबसे पहले नंबर पे जो आता है क्या नहीं करना है में, तो स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब वह ऑप्शनल का चयन करने लगते हैं तो कुछ वैसे बातों को ध्यान में रखते हैं जिसे कि ध्यान में नहीं रखना चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया है, अर्थात नहीं करना है। तो पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इस बार जो टॉपर हुए उनका ऑप्शनल विषय क्या था। तो टॉपर्स के ऑप्शनल विषय से आपके ऑप्शनल विषय का कोई मतलब नहीं बनता है कि जिस सब्जेक्ट में टॉपर हैं यदि आप उस सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो आप भी बेहतर करेंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यह गलतियां नहीं करनी है कि टॉपर को देख के सब्जेक्ट का निर्धारण करना। दूसरा क्या होता है, दूसरी जो गलती होती है वह गलती होती है कि हम लोग यह देख लेते हैं कि आसपास में कोई भैया जी इस सब्जेक्ट को लेके बीपीएससी में पास आउट हुए हैं, तो भैया जी का सब्जेक्ट रख लिया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भैया जी का हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। तो इस अप्रोच को भी लेके चलना बिल्कुल ही गलत है। या आपके किसी मित्र ने बताया, आपके किसी मित्र ने, फ्रेंड ने बताया कि फलाना सब्जेक्ट ले लो ज्यादा बेहतर है, और क्या करते हैं कि मित्र की सारी बातें मानते हुए यह बात भी मान लेते हैं कि जो बता रहे हैं चलो ले लेते हैं। तो ये सारी जो गलतियां हैं, ये गलतियां जो है आपके सफलता के दर को बहुत ही कम कर देता है। तो ये तो हो गई क्या नहीं करना चाहिए में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि पहले यह न देखे कि टॉपर कौन से सब्जेक्ट से हुए हैं, भैया जी कौन से सब्जेक्ट से पास हुए हैं, मित्र ने बता दिया तो ले लिए। तो इन सभी गलतियों को नहीं करना है। तो आखिरकार करना क्या है, अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि क्या करना है। देखिए, करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि सबसे पहले आप क्या करें कि यह देखें कि आपका जो इंटरेस्ट है वह किस विषय के प्रति ज्यादा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि ऑप्शनल के चयन में आप अपने बैकग्राउंड का ध्यान रखें कि आप साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इन बातों का ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में उतना अत्यधिक महत्व नहीं है जितना अत्यधिक महत्व बताया जाता है। देखिए, आपका हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखा होगा, मेडिकल कर रखा होगा, या सिंपल से मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स कुछ भी कर रखा होगा। आर्ट्स से हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स में भी उसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं। तो क्या जब हम ऑप्शनल का चयन करें तो इन बातों का ख्याल रखें? तो इसका जो आंसर है उतना ख्याल नहीं रखें जितना कि लोग बताते हैं। तो करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप यह देखें कि आपका जो रुझान है, इच्छा है, वह किस सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा है, या आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे दो चार ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा, हालांकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग यह मत कहिएगा क्या इसी चार सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, वो एग्जाम्पल के रूप में है। जैसे कि हमने लिया हिस्ट्री को, हिस्ट्री हो गया, दूसरा पीए हो गया, ठीक है, तीसरा एलएसडब्ल्यू, ठीक है, चौथा आपका एंथ्रोपोलॉजी, पांचवा आपका हो गया पीएसआईआर,
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो PSIR सब्जेक्ट्स होती है। तो मैंने 5 यहाँ एग्जाम्पल के रूप में रखा है, हम लोग इसी को एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 की बात होनी चाहिए या सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट लेने योग्य है, बाकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे 5 लेके समझ लेंगे, बाकी चयन कैसे करना है आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो क्या है, सबसे पहले आप मान लिया जाए इसी 5 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के रूप में, तो इसमें से हमें किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, उसके लिए आपको मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितने बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वे 2 बातें कौन कौन सी हैं, अर्थात आपके ऑप्शनल के चयन में और आपके सफलता में 2 बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने उन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल का चयन किया तो आपकी सफलता दर अधिक होगी। और यदि आपने 2 बातों का ध्यान नहीं रखा, पहले वाली जो गलतियां मैंने गिनवाई, यदि आप उसमें से चयन करते हैं तो सफल हो सकते हैं कि हो जाएंगे, लेकिन जो दर होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखें? तो सबसे पहला जो ध्यान रखना है, आप देखिए कि आपकी इच्छा उस सब्जेक्ट में है या नहीं है, रुचि है या नहीं है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। आप मोटे तौर पे देखें तो मेंस में आपका 30 to 35%, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, परसेंटेज निकाल के, तो मोटा मोटी आप यह समझ लें 30 से 35% कवर करता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब इतना कवर करता है एक सब्जेक्ट, तो उसमें यदि आपकी रुचि नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो सब्जेक्ट को लेना क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, चाहे उस सब्जेक्ट से कोई टॉपर हुए हो या टॉपर नहीं हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है उसके प्रति, रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट्स में, तो सब्जेक्ट लेके भी आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा और अत्यधिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और आप बीपीएससी का मेंस एग्जाम लिखेंगे तो बीपीएससी के एग्जाम्स और आपके जो एकेडमिक लाइफ के जो एग्जाम्स होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक जगह होता है कि आप पास कर जाए, हो गया, दूसरी जगह होता है कि आपको कईयों को पीछे करके आगे बढ़ना है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि किसी भी सब्जेक्ट के चयन, वो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो सकता है, पीए हो सकता है, एलएसडब्ल्यू हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, पीएसआईआर हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की आपकी इच्छा हो, आप उस सब्जेक्ट का चयन करें। तो पहला क्या करना है, अपनी इच्छाओं को देखना है, उस इच्छा के अनुसार आप चयन करेंगे। दूसरा जो ध्यान रखना है, वह ध्यान रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट में रुचि है और आपने चयन कर लिया, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह दूसरा महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास एक अच्छे से टीचर होने चाहिए, जो आपको गाइड कर सके कि उस सब्जेक्ट में आखिरकार पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस टॉपिक्स को पढ़ना है। तो 2 बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला, ऑप्शनल के चयन में आपकी इच्छा किस में है, और दूसरे, आपकी इच्छा तो है लेकिन उसको पढ़ाने के लिए यदि कोई ढंग के टीचर नहीं मिले, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को रख लें, चाहे वो हिस्ट्री हो, पीए हो, एलएसडब्ल्यू हो, एंथ्रो हो, पीएसआईआर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो दोनों में से कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक गायब है तो आप यह समझ लें कि आपकी जो सफलता दर है वो बहुत ही नीचे चली जाएगी। मान लिया जाए टीचर आपको अच्छे मिल गए, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री लिया, एंथ्रोपोलॉजी लिया या पीए लिया, जो भी लिया, टीचर अच्छे मिल गए और लेकिन आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में है ही नहीं। तो जब रुचि नहीं होगी तो फिर क्या कोई मतलब बनता है अच्छे टीचर का? नहीं बनता है। और आपकी रुचि ही है, अत्यधिक रुचि है कि मैं हिस्ट्री से लेके करूं, पीए से करूं या जो भी सब्जेक्ट से करूं, यहाँ पे मैंने 2 4 5 एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, और रुचि है, टीचर अच्छे नहीं मिले, तो यह भी नुकसानदायक है। तो आप सब्जेक्ट का चयन इच्छा शक्ति के अनुसार करें, रुचि के अनुसार करें, साथ ही साथ उसके लिए जो एक अच्छे टीचर होंगे उनकी भी खोज पहचान आप अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। क्योंकि कई बार होता है कि आपने जिस सब्जेक्ट का चयन किया, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले या तो टीचर हैं ही नहीं, या हैं भी तो इतने कम मात्रा में हैं, वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो पाई, आप पहुंच नहीं पाए, तो फिर सब्जेक्ट में रुचि भी हो तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को किसी भी विषय के बैकग्राउंड वाले, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, उनके लिए एक सहज सब्जेक्ट हो, कोई एक सब्जेक्ट यदि बात की जाए तो वह सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? तो यदि बात की जाए उस सब्जेक्ट की, तो वह सब्जेक्ट आपका हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो सकता है? एंथ्रोपोलॉजी। वो कह रहा हूं, इसको हिंदी में कहा जाता है मानव शास्त्र, या इसी को मानव विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ गए, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान कहा जाता है। तो इस एंथ्रोपोलॉजी को किस प्रकार से साइंस वाले या फिर आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले, किसी भी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वे क्यों इसमें सहज हो जाते हैं? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि एंथ्रोपोलॉजी में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करेंगे आप, तो 3 सेक्शंस इसके होते हैं बीपीएससी के लिहाज से। मैं जो भी बातें कर रहा हूं ये सारी बातें बीपीएससी के लिए लागू होती है। तो बीपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी के 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? तो 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में जो आपका आता है वो आता है सोशल, आता है सामाजिक, हो गया, उसके बाद फिजिकल आता है, शारीरिक मानव विज्ञान, और तीसरा है आपका भारतीय मानव विज्ञान। तो बात की जाए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स की, तो ये तीनों जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्या है, ये सभी के सभी मानव है, और मानव है तो मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको एक सेक्शन जो पढ़ना है वो पूरा समाज के बारे में पढ़ना है। तो समाज के बारे में पढ़ना सामाजिक प्राणी के लिए क्या कठिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो समाज के बारे में आप पढ़ रहे हैं इसमें। फिजिकल में क्या है कि आप एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ाई करते हैं उसमें आप पढ़ते हैं डार्विन के बारे में, लेमार्क के बारे में, मेंडल के बारे में, और कमोबेश यदि देखा जाए तो 10वीं तक भी यदि किसी ने अच्छी तरीके से साइंस को पढ़ा है तो उसे पता होता है डार्विन का क्या सिद्धांत है, लेमार्क का क्या सिद्धांत है, मेंडल का क्या सिद्धांत है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था। ये सारी बातें 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी अच्छे तरीके से पता होता है। तो चाहे वह आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, अगर साइंस के हैं तो उन्हें तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और यदि नहीं भी है तो इतना तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। फिर जो है आपका फिजिकल के अंतर्गत जो पढ़ाई की जाती है वह की जाती है कि मानव का विकास कैसे हुआ। जो हमारे पूर्वज थे वे ऐप थे, बंदर थे, लंगूर थे, उससे आगे बढ़ते बढ़ते जो हम लोगों का जो वर्तमान स्वरूप होमोसेपियंस तक पहुंचा, तो उसकी क्या कड़ियां रही थी। तो ये सब बातें जब पढ़ाई जाती है और जब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो इसमें स्वतः रुचि का विकास और ज्यादा हो जाता है। तो क्या है, आपकी रुचि यहाँ पे पूरी हो रही है, इच्छा आपकी जागृत होगी। आप जब पढ़ेंगे कि डार्विन ने बताया कि मानव के विकास के क्या सिद्धांत थे, लेमार्क ने बताया, पहली बार बताया, तो ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो मन में एक इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है, आगे क्या हुआ, वर्तमान में मानव कैसे बना। देखिए एक प्रश्न जो है मुझसे पूछा गया था इसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि कुछ जो अवधारणाएं हैं उस अवधारणाओं की यदि बात की जाए तो वह अवधारणा क्या कहता है कि मनुष्य का जो विकास हुआ वह बंदर से हुआ। तो वर्तमान समय में भी हम कुछ बंदरों को देख पाते हैं, कुछ बंदर बंदर ही रह गए, सभी बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन गए। तो सभी बंदर क्यों नहीं मनुष्य बने, इसकी कड़ियों को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एंथ्रोपोलॉजी का फिजिकल सेक्शन पढ़ना होगा। जब आप ये सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो अवधारणाएं हैं ये सही है या गलत है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको फिजिकल में मिलेगा। भारतीय मानव विज्ञान, तीसरा सेक्शन क्या है, तो भारतीय मानव विज्ञान है। जब हम भारतीय मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे खास करके
SC ST के बारे में अध्ययन करना होता है, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हालांकि पूरा जो मानव विज्ञान है वह जनजातीय समाज के ऊपर ही निर्भर करता है, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। उनके सांस्कृतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक अध्ययन करते हैं, आर्थिक अध्ययन करते हैं, जैविकीय अध्ययन करते हैं, भाषाई अध्ययन करते हैं। तो आपको सिर्फ ये सारी बातें एक ही सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी और वह है आपका एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि यदि आपको समाज के बारे में पढ़ना है तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है तो आपको अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा, जैविकीय जानना है, किसी प्रकार से अलग अलग जो विषय है उसका अध्ययन करना होगा। लेकिन यदि आपको मानव का समग्र अध्ययन करना है तो मानव का समग्र अध्ययन एक ही सब्जेक्ट में हो सकता है और वह सब्जेक्ट आपका एंथ्रोपोलॉजी है, मानव शास्त्र, या इसे ही क्या कहते हैं तो मानव विज्ञान कहते हैं। तो समग्र अध्ययन इसमें होता है। और सबसे जो अति महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को आप बिना पढ़े हुए भी 50% जानते हैं। बस दिक्कत क्या है कि जान तो आप रहे हैं, समाज के बारे में भी जान रहे हैं, परिवार के बारे में भी जान रहे हैं, नातेदारी जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में भी आपको पता है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, वो राइटिंग स्किल आपके पास नहीं है। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किन बातों को शामिल करना है, किन बातों को शामिल नहीं करना है, बस उसकी समझ आपको विकसित करनी है। तो क्या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि बिना उसको पढ़े हुए भी 50% कंप्लीट है? और किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सर्वमान्य जवाब होगा वह यह होगा कि नहीं, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है जिसे कि बिना पढ़े यह कह दिया जाए कि 50% इस बारे में सबको पता हो सकता है। तो वह एक सब्जेक्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो जिसका 50% तो आपका ऐसे ही डिस्काउंट हो गया, 50% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। एंथ्रोपोलॉजी में यदि आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के रूप में लेते हैं तो फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा तो आपका यही मिल गया कि 50% डिस्काउंट हो गया। अब 50% डिस्काउंट हो गया तो आपको पढ़ना कितना है? 50% ही पढ़ना है, क्योंकि 50% आपका पहले से कवर है। तो 50 + 50 कितना हो गया? 100 हो गया। जहां अन्य विषयों को आप लेंगे तो आपको 100% पे फोकस करना होगा, तब जाके आपका कवर होगा। और यहां क्या है, 50% आपका पहले से है, 50% का डिस्काउंट मिल गया। अब क्या करना है आपको? तो अगले 50% पे आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और 50% को तो बस आप ऐसे यूं ही देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। समाज के बारे में कौन नहीं जानता है, परिवार के बारे में कौन नहीं जानता है, नातेदारी के बारे में कौन नहीं जानता है। भारतीय मानव विज्ञान की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन नहीं जानता है। अनुसूचित जाति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस भारतीय समाज में। अगर कोई भारत के लोग यह कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि क्या समस्याएं हो सकती है SC ST को, तो सबसे बहुत बड़ी झूठ हो जाएगी यह कि कोई कह दे कि मुझे पता नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जाता है। और आप जब प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करते हैं उस दौरान भी जो आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 जो भी अनुच्छेद हैं, जो अंतिम तक चला जाता है, तो सारे अनुच्छेदों में आप देखते हैं अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत उस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो इन सभी बातों को हम लोग प्रीलिम्स के दौरान भी पढ़ते हैं। तो यह सेक्शन भी क्या हो गया आपका? कंप्लीट हुआ 50% की नहीं हुआ। अब क्या करना है? बातें तो आपको पहले से पता है। आर्टिकल 17 ने क्या किया? छुआछूत की अवधारणाओं पर रोक लगाने का काम किया। आर्टिकल 23 क्या किया? बलात् श्रम को रोकने का काम किया। आर्टिकल 24 क्या किया? बाल श्रम को रोकने का काम किया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स के दौरान इन सब बातों का अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, आपको बिना बताए ही 50% आपका क्या करवा देता है? कवर करवा देता है।
तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, तो वैसे छात्र यदि एंथ्रोपोलॉजी का चयन कर लेते हैं तो उनके लिए और भी अच्छी बात है, और जिनको ये सब बातें समझ में आ रही है उसके बाद चयन करते हैं तो उनके लिए और भी अच्छी बात है। तो अब यदि इसका एक निष्कर्ष के रूप में कोई एक लाइन कहना हो इस एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो यह कहा जा सकता है कि चाहे स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी हो, यदि उनके द्वारा एंथ्रोपोलॉजी को लिया जाता है तो यह एक बेहतर वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। और यदि आप ऑप्शनल के रूप में एंथ्रोपोलॉजी का चयन करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन बैच है बीपीएससी के लिए 66 के लिए प्रारंभ हो रहा है, ऑनलाइन बैच है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम व्हाट्सएप कर दें, आप किस शहर से हैं, यदि बिहार से हैं, राज्य में बिहार है तो बिहार को आप लिख दें, या बिहार को छोड़कर अन्य हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से आप हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहां से भी आप हैं, तो आप अपने स्टेट्स का नाम भी साथ में लिख दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, तो किसी खास शहर का नाम लिखा होता है और उस शहर के नाम से राज्यों का पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यदि आप साथ में राज्य का भी नाम लिख देंगे तो आसानी होती है समझने में कि आप कहां से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।